हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। पिछली क्लासों में हमने किया मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा मौर्य शासक, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शुरुआत की थी। और उसके अंदर एक किरदार और आया था जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ा था। और अब जो बाकी जो बचा पोर्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं अपनी पिछली क्लास का। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का अपने प्रारंभिक जीवन तक अपने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से वो मौर्य जनपद का उसका पिता निवासी था, उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में उसकी माता उसको लेकर उसके गर्भ में होता है, पाटलिपुत्र में चली जाती है, वहाँ जन्म होता है, वहाँ से उसको गोपालकों को दे दिया जाता है। गोपालकों से वो शिकारी के पास चला जाता है, शिकारी से उसको चाणक्य 1000 काश्यार्पण में खरीद लेता है, खरीद कर उसको अपने साथ तक्षशिला में ले जाता है और वहाँ पर उसकी जो शिक्षा वगैरह है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अपने दूसरा जो किरदार था वो था सिकंदर। सिकंदर के बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार वो यूनान से खैबर दर्रे से होता हुआ भारत में पहुंचा, जिसका सबसे पहले आंबी ने स्वागत किया, तक्षशिला का आंबी, उसने भेंटें दी उसको। वो पहला शासक था, पहला भारतीय शासक था जो एक गद्दार शासक था, जिसके बारे में इतिहास के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में उसने उसकी अधीनता स्वीकार की। उसके बाद शशिगुप्त ने अधीनता स्वीकार की। उसके आगे वो बढ़ता है तो उसका पौरस के साथ युद्ध होता है, जिसमें काफ़ी घमासान युद्ध होता है, और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर उसको सारा जो उसका राज्य होता है वापस लौटा देता है। फिर उससे आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते वो व्यास तक पहुंच जाता है। व्यास के बाद में फिर उसकी सेना जवाब दे देती है, उसको वापस लौटता है और वहाँ पर 2 नगरों का निर्माण करवा कर वापस चला जाता है। रास्ते में जख्मी हो जाता है और वापस बेबीलोनिया पहुंचकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे कि जब वो वापस जाता है तो यहाँ पर क्या करता है, अपने क्षत्रप नियुक्त कर जाता है। ठीक है, क्या नियुक्त कर जाता है, क्षत्रप। एक तरफ तो क्या है कि यहाँ पर सिकंदर ने अपने क्षत्रप नियुक्त कर दिए। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ तक्षशिला में चल रहा था सिस्टम क्या कि जो चंद्रगुप्त और प्लस चाणक्य वो अपनी रणनीतियों के अंदर बिजी थे, और उससे पहले वो अटैक कर रहे थे मगध पर। मगध में कौन था, मगध में था नंदवंश। ठीक है, बार बार वो असफल हो रहे थे। क्यों असफल हो रहे थे, क्योंकि इनका एक अमात्य था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था राक्षस। ठीक है, अब बाद में ये अपनी रणनीतियाँ तैयार करते हैं, मगध में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ठीक है, वहाँ से रणनीति वगैरह सारी तैयार करते हैं। अब उधर से ये कड़ी चल रही होती है जिसके अंदर ये क्षत्रप रह जाते हैं। यहाँ से स्थानीय लोगों द्वारा विद्रोह होना शुरू हो जाता है। हालात इस प्रकार से बन जाते हैं कि इन एरियो के अंदर अराजकता फैल जाती है। कौन से एरिए थे, ये वाले एरिए थे सिंध क्षेत्र और प्लस जो पंजाब का क्षेत्र था। इन क्षेत्रों के अंदर क्षत्रप नियुक्त किए गए थे। इनमें से कुछ क्षेत्रों को तो जनता ही मार देती है, बाकी माहौल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य। ये इसको राष्ट्रीय युद्ध बना देते हैं और ये मुकाबला करते हैं इन क्षत्रपों का। ठीक है, इन क्षत्रपों का मुकाबला करते हैं और इनको ये मार देते हैं। इनको मारकर कुछ को मार देते हैं और कुछ को मजबूर कर देते हैं वापस भागने के लिए, वापस यानी यूनान की तरफ भागने के लिए, और ये वापस यूनान भाग जाते हैं। और यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र होता है ये सारा क्षेत्र को आज़ाद करा देता है कौन, चंद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त याद करा देता है इस क्षेत्र को। पहले इस क्षेत्र में क्या था, ये क्षेत्र क्या था, एक क्षत्रपों के अधीन था। क्षत्रपों के यानी सिकंदर के अधीन, और सिकंदर कहाँ से, यूनान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा क्षेत्र यूनान के अधीन था, यानी यूनान का गुलाम हो चुका था, उनका दास बन चुका था ये सारा क्षेत्र। इसकी यहाँ से इससे दासता से मुक्ति कौन दिलवाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को दासता से मुक्त करवाया गया था। यहाँ पर जस्टिन एक शब्द कहता है, एक वाक्य कहता है कि सिकंदर के लौटने के बाद यहाँ के लोगों ने
दास्ता का जो जुआ था वो अपने गले से उतार फेंका, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जिसका नेतृत्व कर रहा था सेंड्रोकोटस। ठीक है, क्या कहा जस्टिन ने कि सिंध और पंजाब के लोगों ने जैसे ही यहाँ से सिकंदर गया, उन्होंने दास्ता का जुआ अपने गले से उतार फेंका, जिसका नेतृत्व किसकी सहायता से? सेंड्रोकोटस की सहायता से उतार फेंका, यानी सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अंदर योगदान दिया था। अब ये क्या करता है? ये इन शत्रुमुखों को भगा देता है। आगे थोड़ा बहुत कोई एक आधा रह जाता है, करते कराते ये लगभग 317 ईस्वी तक, ये बाद की बात है, 317 ईस्वी तक जो अंतिम इनका जो क्षेत्र होता है वो भी यहाँ से चला जाता है और ये पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब क्या होता है? ये चाणक्य और चंद्रगुप्त यहाँ से अपनी सुव्यवस्थित सेना तैयार करते हैं, सुव्यवस्थित और एक संगठित सेना तैयार करते हैं और इस सेना को लेकर ये आक्रमण करते हैं इधर, यानी मगध पर आक्रमण करते हैं। उससे पहले ये क्या करते हैं? ये जो अमात्य था राक्षस, इसको कहा जाता है कि इसको ये अपने पास बुलाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब दो बातें सुनने को मिलती हैं कि एक तो ये कि इसको घेर कर मजबूर कर देते हैं कि या तो आप हमारा साथ दो या आपको मार दिया जाएगा, और एक बात सुनने में ये मिलती है कि इसको मुद्राओं में खरीद लिया जाता है और इसीलिए मुद्राओं में खरीदा गया, इसीलिए इस पर ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये इसकी कहानी है। इस प्रकार से अब ये इसके अंदर इनके साथ मिल जाता है। ये चंद्रगुप्त आक्रमण करता है मगध पर और 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो अंतिम जो शासक होता है जिसका नाम होता है घणानंद, उसको युद्ध के अंदर पराजित कर देता, मार देता है और उसके बाद में मगध पर शासन किसका हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और यहीं से नींव पड़ती है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की नींव कहाँ पड़ती है? मगध में। कब? 323 ईसा पूर्व। ये लगभग है सन है जो 323 भी मिलेगा आपको, 322 भी मिलेगा। 323 या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कहाँ की गई? मगध में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी स्थापना हो गई थी। अब दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था कौन सा? चंद्रगुप्त और नंद वंश के बीच, यहाँ कह सकते हैं अपने घनानंद, चंद्रगुप्त वर्सेस घनानंद। ठीक है, इस युद्ध का अगर विवरण की बात करें तो ज़्यादा अपने को विवरण नहीं मिलता है कि कौन सी जगह पर हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार सेना थी। ठीक है, इन बातों के बारे में अपने को विवरण ज़्यादा नहीं मिलता है। ये जो युद्ध था वो बड़ा ही रक्त रंजित, कौन सा? रक्त रंजित युद्ध था। कह सकते हैं कि ये खतरनाक युद्ध हुआ था। ज़्यादा विवरण नहीं है लेकिन सिर्फ इतना जरूर विवरण है कि ये जो युद्ध था वो रक्त रंजित युद्ध था। ये कहाँ पर मिलता है अपने को? ये मिलता है मिलिंद पन्हों में। जो मिलिंद पन्हों जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर इसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद में यहाँ पर नींव किसकी टिकेगी? मौर्य वंश की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इतिहासकारों ने जो इसकी बातें कही हैं, थोड़ी वो बातें आपको बताएं कि जिसमें नाम आता है एक स्ट्रैबो और जस्टिन। ये क्या कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, ठीक है, वो चोरों का समूह था। क्या था वो? चोरों का समूह या डाकुओं का गिरोह। वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो क्या थी? चोरों का समूह था या डाकुओं का गिरोह था। यही शब्द, यही जो बात है, ये प्लूटार्क भी कहता है। अब ये लिखा हुआ प्लूटार्क के बारे में लिखा हुआ मिला है, आपकी जो बुक है केसी श्रीवास्तव की बुक है, उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लूटार्क ने ये शब्द कहे हैं। कहीं पर आपको स्ट्रैबो और जस्टिन भी मिलता है। तो ये वाक्य जो बोला गया है। इसके अलावा महावंश के अंदर लिखा गया है, महावंश में लिखा है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को सकल द्वीप
अब ये सकल द्वीप क्या है? सकल जंबो द्वीप। क्या लिखा है? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को सकल जंबू द्वीप, सकल यानी पूरा, पूरा कौन सा? सकल जंबू द्वीप। अब जंबू द्वीप कौन सा है? ये बोला जाता था भारत को। जंबू द्वीप का स्वामी बना दिया किसने? कौटिल्य ने। किसको? चंद्रगुप्त को। सकल जंबूद्वीप यानी कि पूरे भारत का स्वामी बना दिया। कहाँ लिखा हुआ है? महावंश में। इसके अलावा स्मिथ इसके बारे में कहता है, स्मिथ कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना साम्राज्य विस्तार था वो वैज्ञानिक सीमा तक बना लिया था। यानी इसकी जो सीमा थी वो कहाँ तक थी? जो वैज्ञानिक सीमा थी वो कहाँ तक थी? वो थी हिंदुकुश पर्वत तक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच गई थी। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत यानी काबुल कंधार तक, और वहां तक इस सीमा तक कह सकते हैं आपने कि 18वीं 19वीं सदी तक, 18वीं 19वीं सदी में आगे आकर अंग्रेज मुगल आते हैं जब, वो भी भरपूर कोशिश करते हैं अपनी सीमा को यहाँ तक बढ़ाने की, लेकिन वो असफल रहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ तक मुगल और अंग्रेज नहीं पहुँच पाए वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा थी। ठीक है, इसके बाद आगे अपने बात करते हैं दोस्तों, ये वैज्ञानिक सीमा के बारे में भी आगे अपने पढ़ेंगे। पहले आपको मैं यही बता देता हूं, ये अपना वर्तमान भारत है और ये था पहले का जहां तक इसका क्षेत्र था। यहाँ पर था दोस्तों मगध और यहाँ पर था पंजाब। ठीक है, और यहाँ पर था गिरनार, जो अपने बात कर चुके हैं, गिरनार के जंगल वगैरह, यानी कि जो हमसे अपने शिलालेख मिला था अशोक का। ठीक है, ये कह सकते हैं गुजरात के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर पड़ता है आपका श्रावण बेलगोला। ठीक है, यहाँ पर श्रावण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, जहाँ पर अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये यहाँ तक है आपका काबुल कंधार, हिंदुकुश पर्वत के पार, और यहाँ पड़ता है आपका सिंध। ठीक है, तो ये वाला सारा इलाका किसका था? ये सारा एरिया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य की। इतनी सीमा फैल चुकी थी। ठीक है, यहाँ मगध नंदवंश था, बाद में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। ये अपने पंजाब में जो नदी आई थी, जो अपने पांचों जो नदियों की बात करते हैं, झेलम, ठीक है, उसके अलावा जो तीस्ता वगैरह नदी या व्यास नदी तक जहाँ पर सिकंदर की सीमा थी वहाँ तक इसने जीत लिया था। इस सिंध में भी अपने क्षेत्र नियुक्त किए थे, यहाँ भी उनको भी जीता था। यहाँ तक पहुँच गया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ तक उसकी सीमा थी। ठीक है, तो ये तो थी इसकी सीमा, और इसी को बोला गया है वैज्ञानिक सीमा। यानी कि वैज्ञानिक सीमा कहाँ तक थी? काबुल कंधार या हिंदुकुश पर्वत तक। उसके बाद में आगे अपने बात करते हैं, जस्टिन ने लिखा है। जस्टिन क्या कहता है कि सिकंदर वापस चला गया था। पिछली क्लास में अपने बात की थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में अपने एक पॉइंट और नोट किया था, जिसके अंदर कि उसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें आपस में युद्ध होने लग गया। ठीक है, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी जो उसका साम्राज्य था उसको प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर दो मुख्य रूप से उसके सेनापति थे, कह सकते हैं कि जिनके नाम था नंबर 1 एंटीगोनस। एक का नाम क्या था? एंटीगोनस, और दूसरे का नाम था सेल्यूकस। ठीक है, इन दोनों में युद्ध होता है, उत्तराधिकारी युद्ध, और जिसको ये जो होता है आपका सेल्यूकस, ये उस युद्ध को जीत जाता है। और जीतने के बाद में ये उपाधि धारण करता है, निकाटर की उपाधि। निकाटर यानी विजेता, और यही आगे चलकर निकाटर कहलाता है निकेटर। ठीक है, निकेटर तो पूरा नाम इसका क्या बन जाता है?
सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसको हरा देता है, काफ़ी इसके पास साम्राज्य हो जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों ये क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर, इसकी जो सीमा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा तक, इसकी सीमा के साथ टच होने लगी थी। ठीक है, तो ये कोशिश क्या करता है कि एक कहा तो ये भी जाता है कि इसने जो आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है, वो सिकंदर के समय जब अपमान हुआ था इसका, उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यह क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर कैसे आक्रमण करता है, ये भारत पर कब आक्रमण करता है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य से ये पराजित हो जाता है। क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। अब जीतने के बाद में इनमें क्या होती है, इनमें संधि होती है। ठीक है, उस संधि के तहत कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के तहत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने कुछ प्रदेश सौंप देता है। ठीक है, कौन कौन से प्रदेश सौंप देता है, तो बात करें तो नंबर 1 अराकोशिया, नंबर 1 तो है आपका अराकोशिया। नंबर 2 है पेरोपेनिसाइड, पेरोपेनिसडाई। ठीक है, और नंबर 3 है एरिया, नंबर 3 एरिया, और नंबर 4 है आपका जेंड्रोशिया। ठीक है, इनके अगर वर्तमान में इनके नामों की बात करें तो अराकोशिया जो है वो तो है कंधार, और ये है आपका काबुल, एरिया है आपका हेरात, जेंड्रोशिया है बलूचिस्तान। ये वाले जो प्रदेश हैं ये किसके पास थे, ये प्रदेश थे सेल्यूकस के पास। सेल्यूकस कौन, सिकंदर का सेनापति। ये प्रदेश युद्ध हारने के बाद में सेल्यूकस किसको सौंप देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को ये, इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है हेलेना। क्या नाम था, हेलेना, और हेलेना की शादी कर देता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो ये जो मैरिज थी हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। क्या था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, कौन सा, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, उसके बाद में एक बात और है, वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना एक राजदूत जिसका नाम मैगस्थनीज, जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है। ठीक है, और ये जो राजदूत है ये पहला, भारत के अंदर पहला विदेशी राजदूत था। तो भारत के अंदर पहला विदेशी राजदूत कौन, मैगस्थनीज। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। ये वही मैगस्थनीज है जो आगे चलकर भारत पर इंडिका पुस्तक लिखता है, जिसके बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब इतना कुछ दिया तो उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको कुछ देता है, सेल्यूकस को। क्या देता है, ये इसको 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट करता है। ठीक है, उपहार स्वरूप देता है। ठीक है, किसको, सेल्यूकस को। तो ये नतीजा निकला इसका युद्ध का, जो सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र में एक गवर्नर जिसका नाम पुष्यगुप्त, क्या नाम था, पुष्यगुप्त, इसको आदेश देता है। ठीक है, क्या आदेश देता है, इसको देता है आदेश एक झील बनाने का। कौन सी, सुदर्शन झील। यानी
सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त के आदेश पर किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का। किस लिए बनवाया? सिंचाई के लिए। तो मतलब सिंचाई का साधन कौन सा? सुदर्शन झील। किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से? किसको कहकर? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? इसका गवर्नर। ठीक है। उसके बाद में आगे चलकर 312 ईसा पूर्व में दोस्तों मगध के अंदर पड़ जाता है अकाल। क्या पड़ जाता है? अकाल। और ये अकाल चलता है आपका 312 ईस्वी से 12 वर्ष तक। कब तक चलता है? 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष अकाल पड़ता है। उसके बाद में यहाँ 2 जैन साधु होते हैं। कौन से? भद्र बाहु और स्थूल भद्र। ठीक है, भद्र बाहु और स्थूल भद्र। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद चंद्रगुप्त इस अकाल में भद्रबाहु को अपना गुरु बनाकर उसके साथ चला जाता है दक्षिण भारत में। कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत में। और वहाँ जाकर दक्षिण भारत में दोस्तों जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। क्या नाम है? श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये यहाँ गया और यहाँ जाकर तपस्या करता है और एक विधि है सलेखना विधि। ठीक है, और इसको जैन धर्म के अंदर संथारा विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा विधि। और इस विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अपने प्राण त्याग देता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राण त्याग देता है और यहाँ पर जिस पहाड़ी पर यह तपस्या करता है उस पहाड़ी को बाद में नाम दे दिया जाता है चंद्रवीर पहाड़ी। ठीक है, और आज वहाँ पर चंद्रगुप्त बस्ती नाम से एक मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, चंद्रवीर पहाड़ी और चंद्रगुप्त बस्ती कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। और क्या हुआ था वहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि या संथारा विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। अब ये सलेखना विधि क्या होती है? ये सलेखना विधि होती है दोस्तों सलेखना। ठीक है, सलेखना का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस लेखन। सत प्लस लेखना। सत यानी अच्छा और लेखना यानी कर्म। लेखना यानी कर्म। अच्छे कर्मों के लिए उपवास। और इस उपवास विधि के द्वारा या सलेखना संथारा विधि के द्वारा, जिसके अंदर उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा अन्न जल को त्याग कर अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। ठीक है, इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, और इसका गुरु कौन था? भद्रबाहु। कौन से धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। तो इसका मतलब इसका धर्म कौन सा हो गया? तो कौन सा धर्म इसने अपना लिया था? जैन धर्म। दोस्तों शुरू के अंदर हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त हो चुका है यहाँ तक। इसके अंदर शुरू में अपने पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जिसके अंदर अपने शुरू में मैंने आपको बात की थी कि 3-4 क्वेश्चनों पर अपने डिस्कस करनी है, जिसके अंदर एक तो राजनीतिक एकीकरण, ये अपने बात हो चुकी है ना। एकीकरण कैसे किया था? अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था भारत। मगध पर किसी और का राज था, सिंध प्रदेशों में सिकंदर का राज था, और भी छोटी छोटी शक्तियाँ थी। जैसे हेमचंद्र ने बात की थी, हेमचंद्र चौधरी जो इतिहासकार, उसने बात की थी कि 28 शक्तियाँ अलग अलग थी जो कि सिंध और पंजाब में ही थी, बाकी भी और भी क्षेत्रों में थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीतने के बाद पूरे जो क्षेत्र था सारे का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था। उसके बारे में उसके बाद भी अपने बात की थी कि उसने विदेशी शासक सिकंदर की सेना का भी मुकाबला किया, उसको परास्त किया। उसके बाद नंद वंश का उन्मूलन किया, जो अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उत्कृष्ट जो सेना नायक था सेल्यूकस, उसको इसने पराजित किया। ठीक है,
उसके अलावा आपने बात की थी कि इसको राजऋषि बोला जाता है। राजऋषि यानी कि राज परिवार का एक ऋषि, राज परिवार के अंदर जन्मा हुआ एक ऋषि की तरह ही था, ठीक है। राज परिवार का धर्म भी निभाया और उसके बाद ये एक ऋषि की तरह तपस्या करने भी चला गया। तो ये वाले पॉइंट थे, इन्हीं के अंदर सिमटा हुआ था पूरा अपना जो मौर्य वंश के जो शासक, प्रथम जो शासक की स्थापना जिसने की थी मौर्य वंश की, जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थी कहानी, सिकंदर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, किस प्रकार से किन निम्न परिस्थितियों से उठकर, जिसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस जगह से वो उठकर किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करता हुआ और कितना बड़ा वो सम्राट बन गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी से, इस क्लास से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करने चाहिए, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए और डटकर उनका मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अपने लक्ष्य पर पहुँचे थे, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था और पूरे भारत का एक छत्र सार्वभौमिक सम्राट बनकर बैठ गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको अपने आज इतिहास में पढ़ते हैं, याद करते हैं, उससे कहानी से उसकी प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।